हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी को लेके और कोलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को लेके। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और आपको एक बात बता दें, देखिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपको 2 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। 2 मार्क्स 100% इस वीडियो से आपको लास्ट तक फंसेंगे। चाहे तो आप यूपी टेट के एग्ज़ाम में बैठें, चाहे फिर आप सी टेट के एग्ज़ाम में बैठें या फिर आप सुपर टीईटी के एग्ज़ाम में बैठें, किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठें, आपको इस वीडियो से 2 अंक 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखना, तभी आपको मज़ा आएगा। ये साइकोलॉजी की वीडियो है। साइकोलॉजी जब तक समझोगे नहीं तब तक समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो करते हैं हम टॉपिक्स की शुरुआत। चलिए समझिए आप। देखो, बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ये 3 पक्ष हैं। हम एक एक करके इन तीनों पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। समझिए, पहला जो पक्ष दिया है वो दिया है बीएस ब्लूम ने सन 1956 में। ये पक्ष है आपका ज्ञानात्मक पक्ष। इसके बाद जो दूसरा है वो है वैज्ञानिक, वो साइकोलॉजिस्ट हैं कर्थवाल एवं मसिया। इन्होंने दिया है 1964 में भावात्मक पक्ष। इसके बाद अगले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो है समसन, 1963 में दिया है। इन्होंने दिया है मनोज्ञात्मक पक्ष। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे जो बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष दिया है इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद कर्थवाल एवं मसिया ने जो भावात्मक पक्ष दिया है इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद जो सैमसन है, इन्होंने मनोज्ञात्मक पक्ष दिया है, इसके बारे में समझेंगे। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत, एक एक करके समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे बीएस ब्लूम को। ठीक, ये वाला जो कॉलम है वो बीएस ब्लूम का है, जिन्होंने दिया है ज्ञानात्मक पक्ष को। ठीक, तो ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज के बाद कंपैरिजन, इसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद एनालिसिस, इसके बाद सिंथेसिस और इसके बाद इवोल्यूशन। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, नॉलेज का जो हिंदी होती है उसे बोलते हैं ज्ञान, कंपैरिजन को हिंदी में बोलते हैं बोध, एप्लीकेशन को बोलते हैं प्रयोग, एनालिसिस को बोलते हैं विश्लेषण, सिंथेसिस को बोलते हैं संश्लेषण और इवोल्यूशन को बोलते हैं मूल्यांकन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे करके पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी याद करने की बताऊंगा। जैसे नॉलेज को हमने के लिख दिया, कंपैरिजन को सी लिख दिया, एप्लीकेशन को ए लिख दिया, एनालिसिस को ए लिख दिया, सिंथेसिस को एस लिख दिया, इवोल्यूशन को ए लिख दिया। इस प्रकार से जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी वो ये बन के आ गई KCAASC। क्या बन के आ गई हमारी शॉर्ट ट्रिक? ये देखिए शॉर्ट ट्रिक हमारी बन के आ गई KCAASC। के फॉर नॉलेज, सी फॉर कंपैरिजन, ई फॉर एप्लीकेशन और ए फॉर एनालिसिस, इसके बाद है एस फॉर सिंथेसिस और ई फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे टोटल 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला, फर्स्ट प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? क्या पूछेगा? निम्नतम स्तर जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया। क्या हो गया? आपसे यही पूछेगा कि निम्नतम स्तर कौन सा है। तो जो ज्ञान है आपका निम्नतम स्तर है और मूल्यांकन आपका उच्चतम स्तर है। अब आपकी सेकंड कंडीशन जो बनी, सेकंड क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, वो कैसे करके पूछेगा। सेकंड कंडीशन में अगर आपको दे देगा विश्लेषण, क्या दे देगा? विश्लेषण। और विश्लेषण के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये कौन से पक्ष का है, ये ज्ञानात्मक का है या भावात्मक का है या मनोज्ञात्मक पक्ष का है। सेकंड कंडीशन ये लागू होगी। और थर्ड कंडीशन अगर यहाँ पे पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा? ये जो है नॉलेज है, कंपैरिजन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवोल्यूशन है,
इनको उल्टा सुल्टा लिख देगा आपको और आपसे क्या कहेगा, आप एक क्रम में बताइए। आपको क्रम से बताना है। क्रम से कैसे? के फार आपको बताना है नॉलेज, सी फार बताना है कंपैरिजन, ए फार एप्लीकेशन, फिर ए फार एनालिसिस, एस फार सिंथेसिस और ई फार एवोल्यूशन। आपको ये क्रम से लगाने के लिए एग्जाम में आएगा। तो इस प्रकार से 3 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, निम्नतम उच्चतम स्तर, और इसमें से बीच में से कुछ भी दे देगा। आपसे पूछेगा ये किस पक्ष का है, ज्ञानात्मक का है, भावात्मक का है या मनोज्ञात्मक पक्ष का है। तो देखिए बीएस ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष को दिया है। आगे चलते हैं। वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपके इस वीडियो में मैं 2 अंक 100% पक्के करा दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। तो चलिए आगे समझिए। अगले जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, वो हैं देखिए कर्तवाल एवं मसिया। कर्तवाल और मसिया की बात करें तो इन्होंने दिया है भावात्मक पक्ष, और भावात्मक पक्ष कब दिया है? 1964 में दिया है। देखिए सबसे पहले है रिसीविंग, इसके बाद है रिस्पॉन्डिंग, इसके बाद है वॉल्यूम, इसके बाद है कॉन्सिपिचुलाइजेशन, इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद है कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम। ठीक है, तो आप समझिए। देखो रिसीविंग की जो हिंदी होती है वो होती है ग्रहण करना, रिस्पॉन्डिंग की हिंदी है अनुक्रिया, वॉल्यूम की हिंदी है अनुमूलन, और कॉन्सिपिचुलाइजेशन की जो हिंदी है वो है विचारना, ऑर्गेनाइजेशन की हिंदी है व्यवस्था, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम की जो हिंदी है वो है मूल समूह का विशिष्टीकरण। ठीक है, अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो जो हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है वो ये बनाई है, कौन सी है? RR BCOC। क्या है? RR BCOC। R फॉर रिसीविंग, R फॉर रिस्पॉन्डिंग, B फॉर वॉल्यूइंग, C फॉर कॉन्सिपिचुलाइजेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन और C फॉर है कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? तो कंडीशन आपकी फिर से वही 3 पॉइंट लागू होंगे। फर्स्ट पूछेगा निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर। तो ग्रहण करना निम्नतम स्तर और ये वाला आपका हो जाएगा उच्चतम स्तर। सेकंड कंडीशन आपसे पूछेगा, उसने दे दिया विचारना, और आपसे पूछेगा कि ये ज्ञानात्मक पक्ष का है, भावात्मक पक्ष का है या मनोज्ञात्मक पक्ष का है। इसके बाद थर्ड वही है, इसको अलग अलग दे देगा, ऊपर नीचे करके ये दे देगा और आपको सीरियल से लगवाएगा। तो सीरियल से लगवाएगा, इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक दे चुका हूँ। RR BCOC ये बिल्कुल सीरियल से है। अगर आप RR BCOC कंप्लीट कर लेते हो, याद रखते हो, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए अगली स्टेप है आपकी, वो है सैमसन वाली। 1963 में मनोज्ञात्मक पक्ष को इन्होंने दिया है। ठीक, अब देखिए इसकी ये थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, वो मैं अभी सीरियल से लगा दूंगा। ठीक, देखिए इंप्लूजन, इसके बाद है मैनिपुलेशन, इसके बाद है कोऑर्डिनेशन, और फिर कोऑर्डिनेशन है नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, इंप्लूजन का मतलब होता है उद्दीपन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है कार्य करना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है नियंत्रण, और कोऑर्डिनेशन फिर से कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब है समायोजन। नेचुरलाइजेशन का मतलब स्वाभाविक है, और हैबिट फॉर्मेशन का मतलब है आदत। ठीक, अब अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म आपको बनानी है IMCCNH। ठीक, इस I से आपको ध्यान रखना है ये वाला इंप्लूजन, M से ध्यान रखना है मैनिपुलेशन, C से ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन, फिर C से कोऑर्डिनेशन, N से ध्यान रखना है नेचुरलाइजेशन और H से ध्यान रखना है हैबिट फॉर्मेशन। ये आपको तीनों ट्रिक याद रखनी है, KCAASC, RRBCOC और IMCCNH। 3 ट्रिक आपने ये याद कर ली तो समझो पूरी BS ब्लूम की ये टैक्सोनॉमी ये भी याद हो गई, ये भी याद हो गया, और सैमसन वाला पक्ष भी याद हो गया। इससे आपका ये वाला जो आपका निम्नतम स्तर है और लास्ट वाला उच्चतम स्तर, इसमें पहला वाला निम्नतम, लास्ट वाला उच्चतम, इसमें भी पहला वाला निम्नतम और लास्ट वाला उच्चतम। इस प्रकार से आप पूरी इस टैक्सोनॉमी को कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से स्टडी कर सके। अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक होती है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, तो नीचे आप कमेंट करिए, ठीक है, जिससे मुझे अपनी मिस्टेक के बारे में भी पता चल सके। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको साइकोलॉजी की अच्छे से अच्छी वीडियो देता रहूँगा। देखिए ये सेकंड वीडियो है, ये पार्ट जो है साइकोलॉजी का वो सेकंड है, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने पार्ट 1 की लिंक दे रखी है। सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, इसके बाद ये पार्ट 2 देखिए, तभी आपके साइकोलॉजी समझ में आएगी। क्योंकि फर्स्ट वीडियो से भी 2 अंक मैंने आपके पक्के कराए थे और इस वीडियो से भी मैं आपके 2 मार्क्स पक्के करा रहा हूँ। 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, समझिए, ये आपकी बेहतरीन ट्रिक है, इस पर थोड़ा सा नज़र डालिए। ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक है जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने माना है। तो जो हमारी ट्रिक है वो है मैं शिवम को बुलाऊं। क्या है? ट्रिक है मैं शिवम को बुलाऊं। मैं से आपको ध्यान रखना है मैकडूगल, सी से आपको ध्यान रखना है स्किनर, बा से आपको ध्यान रखना था वाटसन, माँ से आपको ध्यान रखना था मन, इसके बाद को से क्रो एंड क्रो, बू से आपको ध्यान रखना था वुडवर्थ। इस प्रकार से जो भी ये साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने माना है व्यवहार का विज्ञान, किसको? साइकोलॉजी को, यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है, जो ये साइकोलॉजिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है। देखिए, जो अगली ट्रिक है हमारी वो है आत्मा का विज्ञान, यानी जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसे आत्मा का विज्ञान माना है। तो जो हमारी ट्रिक है वो है यूनानी आत्मा से आ पढ़े। यूनानी आत्मा से आ पढ़े, यूनानी का मतलब है सभी यूनानी दार्शनिक जो भी हुए हैं उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। इसके बाद आत्मा से आत्मा का विज्ञान, आ से अरस्तु, पा से प्लेटो और ला से ध्यान रखना है डेकार्ड। ये जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन सभी ने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना है। देखते हैं अगली ट्रिक हमारी क्या है। देखिए, अगली ट्रिक है जो हमारी वो है मस्तिष्क का विज्ञान, यानी कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को मस्तिष्क का विज्ञान माना है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है मस्तिष्क का बीपीएल लॉक। क्या है? मस्तिष्क का बीपीएल लॉक। तो बी से आपको ध्यान रखना है बर्केली जो कि इटली के दार्शनिक हैं, पी से ध्यान रखना है पोम्पोनोजी और एल से ध्यान रखना है लॉक। ये जो 3 साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने साइकोलॉजी को मस्तिष्क का विज्ञान माना है। अब देखिए, अगला जो टॉपिक आने वाला है, इस टॉपिक से 1 नंबर आपका 100% पक्का हो जाएगा। जो भी अच्छे से अगला टॉपिक समझेगा उसका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं आगे की ओर। चलिए समझिए, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है आपका। इस टॉपिक को समझना अति आवश्यक है। इसमें देखिए दे रखा है अंतर्दृष्टि और दूसरा शब्द आया है सूझ का सिद्धांत। तो आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो किसने दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए कोलर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन के तैयार हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये देखिए बन के तैयार हो गया कि भाई सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपका आंसर हो गया कोलर। ठीक है, इसके बाद जो अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादक है वो है मैक्स बर्धीमर। इसके बाद इसके प्रयोगकर्ता हैं वो हैं कोलर। प्रयोग किया है चिंपांजी, बनमानुस और सुल्तान। ये तीनों एक के ही नाम हैं, एक उसी को चिंपांजी बोलते हैं, उसी को बनमानुस बोलते हैं, उसी को सुल्तान बोलते हैं। इनके जो सहयोगकर्ता हैं किनके? कोहलर के। कोहलर के जो सहयोगकर्ता हैं वो हैं कोपका। इसके बाद इन्होंने प्रतिपादन कराया 1912 में और प्रसिद्धि इसने मिली है 1920 में। गैस्टाल्टवाद, देखो अब यहाँ पे इस बात को अच्छे से नोट कर लो, इन्हें बोलते हैं गैस्टाल्टवादी। किसे बोलते हैं? मैक्स बर्धीमर, कोहलर और कोपका। ये 3 साइकोलॉजिस्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैस्टाल्टवादी। तो पेपर में खूब आता है
कि कोलर जो है साइकोलॉजिस्ट वो कैसे हैं, गेस्टाल्टवादी हैं। तो गेस्टाल्टवाद जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है पूर्णकारवाद। इसका मतलब ये है संपूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, ये कोलर का है। अब इन्होंने चिंपांजी, बनमानुस या बोल सकते हो आप सुल्तान, तीनों नाम एक ही हैं, तीनों नाम याद रखना। इस नाम से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इन्होंने बनमानुस, सुल्तान या चिंपांजी पर किस प्रकार से अपना प्रयोग करा? तो इन्होंने दो प्रयोग करे, फर्स्ट और सेकेंड। अब हम दोनों प्रयोगों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा अच्छे से समझ सके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये है बनमानुस, ठीक है, जिसे आप बोल रहे थे अभी चिंपांजी। तो ये क्या होता है, ये जो चिंपांजी है ये एक रूम है, इसको अच्छे से समझिए। ये एक रूम है और ये जो चिंपांजी होता है ये भूखा होता है। कैसा होता है? भूखा। तो जो कोलर है, कौन है? कोलर। इस भूखे चिंपांजी को इस रूम के अंदर कर देते हैं बंद। ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की यानी फर्स्ट प्रयोग की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, समझो। देखो, बंद करने के बाद इसमें क्या होता है। जब चिंपांजी को इसके अंदर बंद कर दिया तो देखिए ये छत है, ये क्या है? छत है। इस छत से कुछ इस प्रकार से केले लटका दिए जाते हैं। ये क्या है? ये केले हैं। ठीक है, ये लटका दिए केले। ठीक, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो कोलर हैं वो इसमें छोटे छोटे इस रूम के अंदर इस प्रकार से बॉक्स डाल देते हैं, इस प्रकार से बॉक्स डाल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स इस कमरे के अंदर रख दिए। अब आपको पता है जो चिंपांजी है ये सुल्तान है, ये भूखा तो होता ही होता है। इसके बाद इस रूम के अंदर बहुत सारी उछल कूद करता है, लेकिन इसकी जो भूख है वो नहीं मिटती है, भूख अधिक होती है। तो कुछ टाइम के बाद इसके अचानक दिमाग में एक सूझ उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक सूझ उत्पन्न होती है और उस सूझ जो उत्पन्न होती है उससे क्या करता है, ये जो इनबॉक्स है ना, ये इनबॉक्स जो आप देख रहे हो, जो कोलर ने इसमें डाल रखे थे रूम के अंदर, इन इनबॉक्सों को एक एक करके वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जैसे उसने पहला जो इनबॉक्स है वो इस प्रकार से रख दिया, दूसरा इनबॉक्स उठाया इस प्रकार से रख दिया, और तीसरा जो इनबॉक्स उठाया इस प्रकार से, चौथा इनबॉक्स उठाया वो इस प्रकार से रख दिया। अब आपको जो पता है, जो छत के ऊपर यहाँ पे जो केले लटके हुए थे, ये वाले केले, फिर जो चिंपांजी है वो इसके ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ से चढ़ के इन केलों को आराम से प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये सूझ का जो सिद्धांत है पहला वाला, ये सफल हो जाता है। ठीक है, अब जो कोलर हैं वो सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं दूसरा जो प्रयोग है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट सेकंड समझिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रूम आपका वही रहता है इस प्रकार से, और फिर भी भूखा चिंपांजी होता है, इसको रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि इसमें दो छड़ी रखी जाती हैं इस प्रकार से। अब की बार इनबॉक्स न रख करके कोलर जी हैं जो इनबॉक्स को हटा देते हैं और दो छड़ी रख देते हैं, एक छोटी छड़ी और एक लंबी छड़ी। फिर क्या होता है, देखो जो चिंपांजी है आपने सुना कि एक अन्य प्रयोग में कोलर ने सुल्तान के पिंजरों में दो छड़ें रखी हैं। इन छड़ियों में से ऐसी व्यवस्था रखी कि एक जो छोटी वाली ये छड़ी है इसका एक छोर लंबी वाली छड़ी के एक छोर में फिट किया जा सके, जिससे लंबी छड़ी हो जाए।
ठीक है। सुल्तान को इस परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से दोनों छड़ियों को, ये दोनों जो छड़ी हैं इनको जोड़कर एक लंबी छड़ी बनानी थी, ठीक है, लंबी छड़ी बनानी थी। लेकिन जो सुल्तान है इसके मस्तिष्क में ये विचार नहीं आया, इसके मस्तिष्क में ये विचार नहीं आया। जब ये विचार नहीं आता है दोनों छड़ियों को इनको प्लस करने का, जोड़ के लंबी करने का, फिर क्या होता है आगे समझिए। फिर जो आपके कोलर हैं, कौन है, कोलर, ये क्या करते हैं, देखिए फिर कोलर क्या करते हैं, कोलर ने काम करा, जो बड़ी वाली छड़ी थी, कौन सी, जो बड़ी वाली छड़ी थी, उस छड़ी में अपनी उंगली डालकर संकेत किया। तो सुल्तान ने पूरी जो कंडीशन थी, पूरी स्थिति थी वो देखी और अंतर्दृष्टि के माध्यम से सही कार्य किया। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चिंपांजी था, जैसे जैसे कोलर ने बताया, उंगली डाल के इसमें छोटी वाली जो छड़ी थी वो लंबी छड़ी में फिट कर दी, ठीक है। तो उस प्रकार से इसके दिमाग में वो विचार आ गया। जब इसने बड़ी छड़ी बना ली, बनाने के बाद जो यहाँ पे केले लटके हुए थे तो छड़ी के माध्यम से इसने केले प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सूझ का सिद्धांत, ठीक है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि भाई आप हो, आपके सामने फर्स्ट कंडीशन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्या आ गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद क्या होता है भाई, अचानक आपके दिमाग में कोई भी ऐसे विचार आ जाए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, ऐसे विचार आ जाएं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, तो वही जो है जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसी को आप बोलोगे सूझ का सिद्धांत। क्योंकि आपके मस्तिष्क में अचानक जो सूझ पैदा हुई, उससे जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसी को कहा गया है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अब एक स्टेप को और फॉलो करते हैं, समझिए। देखिए इस स्टेप को समझने की कोशिश करिए आप। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा होता है। देखो गेस्टाल्टवादी कौन है, आपको मैंने बताया गेस्टाल्टवादी किन्हें कहा जा रहा है, गेस्टाल्टवादी हैं बर्दिमर, कोपका और कोहलर। इन तीनों का शब्द आता है, तीनों का नाम आता है जब गेस्टाल्टवादी शब्द का यूज करते हैं। तो इन तीनों का माध्यम क्या है, सूझ और अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखना, सूझ के माध्यम से सीखना एक प्रकार से आप बोल सकते हो। अब ये लिखा है प्रयास व त्रुटि के द्वारा ना होकर, तो आपको पता है प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत है वो दिया है थॉर्नडाइक ने, किसने, थॉर्नडाइक ने। तो अब दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो इसका दूसरा पॉइंट है कि सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम में हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन आपके मस्तिष्क और आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आ जाए जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो समझो वही सूझ का सिद्धांत है। अगला पॉइंट, सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। अगला पॉइंट है सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको दो टॉपिक सिखाने की कोशिश की। एक है बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी, बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं। एक नंबर इससे मिलेगा और एक नंबर मिलेगा आपको अंतर्दृष्टि तथा सूझ के सिद्धांत से, कोलर के सिद्धांत से। तो इस वीडियो को अगर आपने 1 से 2 बार देख लिया तो समझो आपके 2 मार्क्स क्लियर हो गए। अब वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।
इससे क्या होगा कि मुझे भी लगेगा मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना के दूंगा साइकोलॉजी का, जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।